कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए आपका वेलकम अपने यूट्यूब चैनल बिहारी मैथ फॉर यू में। जैसा कि मैं आपके सामने फिर से पूरी एनर्जी, विश्वास और ईमानदारी से अपने नेक्स्ट क्लास के लिए उपस्थित हुआ हूँ। उससे पहले भाई मेरे, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रीवियस ईयर बिहार पुलिस का हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे थे और मैथ सेक्शन में पढ़ रहे थे, वही सेक्शन को आज देखेंगे। आज भी मैंने आपके सामने कुछ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लाया है जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। वही चीज़ को मैं आज बताने वाला हूँ, जो आप मेरे साथ बने रहें वीडियो के माध्यम से। और यदि आप पूरी तरह से फिट नहीं हैं, तैयार नहीं हैं, तो पूरे तैयार हो जाइए, फिट हो जाइए। और यदि आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो ये सारे काम को कर दें, ताकि मैं पूरी तरह से एनर्जीफुल हो सकूं और आपको एक अच्छा कंटेंट मैथ में दे सकूं। ठीक है मेरे प्यारे भाई, चलिए अब हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास का स्टार्ट में आज के क्लास में हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। वह क्वेश्चन क्या है देखेंगे भाई मेरे। कहता है, क्वेश्चन क्या कहता है कि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10% वृद्धि कर दी जाए। एक वर्ग है, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10% वृद्धि कर दी जाए, 10% वृद्धि कर दी जाए तो उसमें क्या होगा, क्या तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, आइए समझते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन के आने के चांसेस बने रहते हैं। आइए मेरे भाई सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले ये चर्चा कर रहा है कि एक वर्ग है और एक वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10% में वृद्धि की जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। यह क्वेश्चन जब भी आ जाए मेरे भाई, चाहे वह आयत से रिलेटेड हो, चाहे वह वर्ग से रिलेटेड हो, चाहे वह घन से रिलेटेड है, तो उसके रिस्पेक्ट में क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, एक क्या होता है, सूत्र होता है। और वह सूत्र होता है मेरे भाई कि a + b + a × b / 100 होता है। क्या मैंने बोला भाई मेरे, एक सूत्र होता है, एक शॉर्ट रास्ता होता है, वह रास्ता का नाम है a + b + a × b / 100 होता है। यही फॉर्मूला पर, यही मेथड पर पुट कर देंगे और जो आएगा वही उसका आंसर होगा। आइए समझते हैं कितना वृद्धि कर रहा है, 10%। तो a + b भी कितना है, 10% है। क्यों होता है, क्योंकि वर्ग का भुजा के लिए क्षेत्रफल होता है मेरे भाई a² होता है, यानी भुजा का स्क्वायर होता है, इसीलिए हम लोग 2 बार करते हैं। तो a + b + a × b बटा कितना हो गया, 100 हो गया। 0 से 0, 0 से 0 इंड हो गया और 10 से 10 कितना हो गया, 20 हो गया, +1 हो गया, यानी 21% इसका ऑप्शन होगा। और वह ऑप्शन को आप आसानी से टिक आउट कर देंगे, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने इंड हुआ। यह क्वेश्चन कहता था कि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। जब भी ऐसा क्वेश्चन चाहे घन पर हो, चाहे आयत पर हो, चाहे वर्ग पर हो, तो बनाने का रूल और तरीका यही a + b + a × b / 100। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है उसको आइए हम लोग समझ लेते हैं। आज के क्लास में हम लोग क्वेश्चन 2 देख रहे हैं। क्वेश्चन कहता है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, एक लेख का लागत मूल्य और उसकी बिक्री मूल्य का अनुपात 20 और 21 के अनुपात में है तो प्रतिशत ज्ञात करें। क्या कहते हैं, उसके लागत मूल्य का अनुपात, ठीक है, और उसके बिक्री मूल्य का अनुपात जो है मेरे भाई इस अनुपात में है। ठीक है, एक लेख का लागत मूल्य और उसके बिक्री मूल्य का अनुपात 20:21 है तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होगा, प्रतिशत लाभ बराबर भाट है। ठीक है, तो आइए ऐसे समझते हैं क्या कि सीपी का मतलब हुआ कि लागत मूल्य मेरे भाई, जिसे हम लोग कॉस्ट प्राइस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर है कि 20 रुपया में वो खरीदता है और 21 रुपया मेरे भाई बेच देता है, तो पता ही चला कि 1 रुपया वो जो है प्रॉफिट कमा रहा है, 1 रुपया वो कमा रहा है। तो 1 रुपया मेरे भाई, ये क्वेश्चन कहता है कि लाभ में 1 रुपया हो रहा है, लेकिन प्रतिशत लाभ में कितना होगा, तो 1 रुपया होगा। कितना में कमा रहा है, 20 रुपया में, तो 1 × 20 प्रतिशत का बात है तो हम 100 से गुना करते हैं। इतनी बात समझ में आया कि नहीं है? नहीं आया तो एक बार फिर से मैं बताता हूँ। कोई एक लेख है जिसकी कीमत 20 रुपया है, उसे दुकानदार से खरीदता है, बाजार में जाके 21 रुपया में बेचता है। आपका आंसर होगा कि 1 रुपया कमाता है, यानी लाभ के रूप में 1 रुपया आ रहा है प्रतिशत लाभ में। तो 1/20 कितना में कमा रहा है 1 रुपया, 20 रुपया में, तो 1/20 × 100, 20 बचे कितना हो गया मेरे भाई, 100 हो गया, यानी 5% इसका आंसर हो गया। इस तरह से ये भी क्वेश्चन आपके सामने इंड हुआ
क्वेश्चन का लेवल यही रहेगा, इससे कुछ भी अलग नहीं रहेगा। यदि आपका बेस मजबूत है, बेस अच्छा है, एक अच्छा कंटेंट आपके पास है, तो काफ़ी आसानी वे में आप अच्छे वे में क्वेश्चन को डील कर देंगे, वरना काफ़ी मुश्किल होगा। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन के पास आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। आइए हम लोग क्या देखते हैं कि भाई मेरे यहाँ पर क्वेश्चन ये कहता है कि x बराबर जो है 19 है, ठीक है, और y बराबर जो है वो 18 है। ठीक है, तो बनाना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस एक्स गुने वाई अब बटा जो है एक एक्स क्यू माइनस वाई क्यू बराबर वाट। अलजेब्रा का क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। आपके सामने मात्र जो है एक लाइन से भी कम का क्वेश्चन दिख रहा होगा बोर्ड के ऊपर मेरे भाई। ये क्वेश्चन है कि एक्स बराबर का वैल्यू 19 दी हुए, वाई का वैल्यू 18 दी हुए, तो बराबर इसका निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई बटा एक्स क्यू माइनस वाई क्यू। ठीक है, यहाँ पर यदि मेरे प्रोसेस नहीं है, तरीका नहीं है, तो हम लोग साधारण रूप से यानी बच्चे वाले माइंड से अगर बनाते हैं तो x का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, y का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, x का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, y का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पुट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे। पता ही चला यही पुट करते करते आंसर एंड हो जाएगा, आंसर जो है लाते लाते समय एंड हो जाएगा और आप कुछ भी ना कर पाएंगे। एक मैथ ही आपके लिए पूरी तरह से भारी साबित हो जाएगा। लेकिन ऐसे मैथ जब भी आपके एग्जाम में मुलाकात हो जाए या बुक में दिख जाए तो वहाँ पर बनाने का एक तरीका होता है। थोड़ा सा हम लास्ट वाले पार्ट को देखेंगे कि क्वेश्चन हमसे क्या चाह रहा है। क्वेश्चन चाह रहा है कि इस शकल का क्वेश्चन है और इसी में इसका आंसर जो है मेरे को लाना है, तो उसके रिस्पेक्ट में भाई मेरे या एक क्यू माइनस बी क्यू के रूप में है, और एक क्यू माइनस बी क्यू के लिए फॉर्मूला होता है कि ए माइनस बी इंटू भाई मेरे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और जो होता है प्लस ए बी होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। याद रहे, चूंकि हम लोग जानते हैं कि ए क्यू माइनस बी क्यू के लिए फॉर्मूला दो तरह का होता है, लेकिन आपको यहाँ पर इस कंडीशन में ये सूत्र को फॉलो करना है, और जब ये सूत्र को आप फॉलो करेंगे तो देखेंगे आगे चल के आपके लिए क्या प्रॉफिट होगा और क्या लॉस होगा, आप खुद ही बता देंगे कि मैंने ऐसा सूत्र क्यों यूज़ किया। भाई मेरे एक क्यू माइनस बी क्यू के लिए फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है, और ए क्यू प्लस बी क्यू के लिए फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और इंटू ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर सिर्फ माइनस ए बी होता है। यहाँ पर प्लस माइनस में रहे तो यहाँ पर प्लस होता है, और प्लस में रहे तो यहाँ पर माइनस होता है। इतनी बात को ध्यान रखना है। एक बार फिर से मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कंडीशन में इस कंडीशन में एक क्यू माइनस बी क्यू के लिए फॉर्मूला ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर प्लस ए बी, एक क्यू प्लस बी क्यू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये 7th क्लास 8th क्लास और 10th क्लास में ऐसे ऐसे फार्मूला से हम लोगों का मुलाकात हुआ था। अब देखिए यही फार्मूला पर यदि हम रखते हैं भाई मेरे, यहाँ पर क्या है कि एक्स स्क्वायर है और प्लस वाई स्क्वायर है और प्लस एक्स वाई है ना, और एक क्यू माइनस बी क्यू, तो हम क्या कर सकते हैं कि ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर अब प्लस जो है ए बी होता है ना। बाई फार्मूला यदि हम देखते हैं तो इस रूप में इसको चेंज कर सकते हैं। जब इस रूप में चेंज करेंगे भाई मेरे, ऊपर में ये क्या हो गया, ऊपर में बीच में साइन मल्टीपल का फ्रैक्शन के रूप में, तो इस कंडीशन में ये पूरा चेहरा सेम है तो कट गया। और यही आसानी, इसी को काटने के लिए, क्वेश्चन को ज़्यादा लॉन्ग नहीं करने के लिए ऐसे रास्ता को हमने चुना कि ताकि आसानी वे में हम आंसर पास पहुंच जाएं और मेरे पास टाइम भी कम हो और कम समय में आसानी से आंसर ले आए। तो भाई मेरे अब ऊपर में कुछ ना तो 1 बचा, नीचे में x माइनस वाई है। अब देखो क्या करते हैं कि 1 बटा x का वैल्यू कितना किया, 19 किया, और y का वैल्यू 18 किया, कि 1 बटा 1 इज इक्वल टू कितना आया, इसका आंसर 1 आया। इसका आंसर कितना आया, 1 आया। आपने देखा क्या चाल चलना पड़ता है, कैसा बेस को याद रखना पड़ता है। यदि बेस को ध्यान में नहीं रखेंगे तो हर क्वेश्चन आपके लिए टफ लगेगा, यदि बेस पर आपका अच्छा पकड़ है तो हर भारी क्वेश्चन आपके लिए आसान लगेगा। यही इसका ट्रिक है, यही इसका सूत्र है। ठीक है, उम्मीद है कि आपने ये क्वेश्चन को समझ गए होंगे, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पास आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको हम लोग देखते हैं भाई मेरे। कहता है कि 25% और 20% और 10% की लगातार 3 छूट बराबर हो तो एक छूट हो। कहने का मतलब कि क्या बोल रहा है कि 25%, 20%, 25%, 20% और आगे कह रहा है कि 10%, 10% की लगातार 3 छूट बराबर हो। 3 छूट क्या हो मेरे भाई, बराबर हो तो
एक छूट है, एक छूट है, ये ज्ञात करना। भाई मेरे ये क्वेश्चन ये कहता है एक छूट ज्ञात करना। एक छूट क्या करना है कि एक क्वेश्चन कह रहा है कि 25%, 20% और 10% की लगातार 3 छूट बराबर हो तो एक छूट ज्ञात करें। ये क्वेश्चन जो है ये डिस्काउंट से रिलेटेड है, बट्टा पर आधारित है। ये क्वेश्चन जो डिस्काउंट पर आधारित है, बट्टा पर आधारित है, वह एक चैप्टर है। वह पूरी चैप्टर में आपको ऐसे क्वेश्चन से मुलाकात होगा, ये वो सेक्शन में ये चीज़ पढ़ाया जाएगा, ठीक है। लेकिन आइए हम लोग यहाँ पर कैसे क्वेश्चन को डील करते हैं। जब बट्टा 1 से अधिक हो और जब बट्टा 2 हो तो कैसे बनाया जाता है, वहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। भाई मेरे जब 2 छूट रहता है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है भाई मेरे a + b और -a गुने b बटा 100 होता है ना। a + b -a गुने b बटा 100 होता है। उसी तरह से जब 2 छूट हो या 2 से अधिक छूट हो तो लेवल वही फार्मूला से हम लोग चलते हैं। स्टार्टिंग किस फार्मूला, वही फार्मूला से। सिर्फ क्या कहते हैं, पहला छूट तो 25% और दूसरा छूट तो आपके सामने 20% है, तो हम 25% से चलना शुरू करते हैं। 25 + 20 और माइनस जो होता है 25 गुने 20 बटा क्या होता है, 100 होता है। ये जो होता है बट्टा के लिए जो फार्मूला होता है, बट्टा के लिए जो सूत्र होता है a + b - a गुने b बटा 100 होता है, ठीक है। बट्टा के लिए जब 2 बट्टा हो, 2 क्रमिक बट्टा हो या 3 क्रमिक बट्टा हो तो उसके रिलेशन में एक फार्मूला होता है, हमारे गणितज्ञ ने दिया, जो काफ़ी हम लोग को आसानी रूप से हम बट्टा निकाल सकते हैं। क्या है कि a + b - a गुने b बटा 100। उसी तरह से हम लोग 1, 2 को कंसिडर करके बनाना शुरू करते हैं भाई मेरे। तो 25 हो गया + 20 हो गया, 0 और ये 0 से 0 2 × 5 = 10, 5 × 25 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, 5 बचा। 25 अब इस 45 में से 5 गया मेरे भाई, 40 आ गया, ठीक है। ये कितना आ गया, 40% आ गया। अब ये जो 40% है, ये तीसरा छूट कितना दिए हुए, 10%। अब ये 40% को 10% के साथ मिलाएंगे। 40% को किसके साथ चलेंगे, 10% के साथ। तो 40 प्लस जो हो गया 10 हो गया, माइनस 40 गुने 10 बटा कितना हो गया, 100 हो गया। 0 से 0, 0 से 0, 40 और 10 कितना मेरे भाई, 50। और में से 4 गया, कितना आ गया, 46 आ गया। और ये परसेंट है, बट्टा निकाल रहे हैं तो 46%। इस तरह से ये क्वेश्चन को डील करेंगे और यही इसका तरीका है। एक बार यदि आप नहीं समझे तो मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूं। भाई मेरे लगातार बट्टा की बात हो या 2 क्रमिक बट्टा हो या 2 से अधिक बट्टा क्रमिक बट्टा हो तो उस कंडीशन में फॉर्मूला होता है a + b - a गुने b बटा 100 होता है। हमने स्टार्ट किया 2 बट्टा को उठाया, पहला बट्टा 25%, दूसरा बट्टा 20%। 25% और 20% को ये फार्मूला से निकाला तो एक कंसीडर आया आंसर मेरे पास 40%। अब 40% को इसके साथ चलेंगे, तीसरे बट्टे के साथ, तो फिर 40 + 10 - 40 गुने 10 बटा 100 करेंगे। और यही जो लास्ट वाला जो आंसर आएगा, लास्ट वाला स्टेप के बाद जो मेरा काम एंड होगा और वही उस क्वेश्चन का आंसर होगा। इसी तरह से ये क्वेश्चन को बनाएंगे। यदि 2 बट्टा रहता 25% और 20% तो उसका आंसर होता है 40%। 2 से अधिक है तो एक 40% के साथ उसको ऐड कर दिया और फिर आगे की ओर गाड़ी को ले गए, फिर आंसर पाया 46%। इस तरह से ये क्वेश्चन भी आज आपके क्लास में एंड हुआ। बट्टा पर आधारित जितना भी प्रॉब्लम बताया जा रहा है आपको भली भांति से समझना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी रास्ता बनेगा, वरना थोड़ा सा मुश्किल है। बात समझ में आया, ये क्वेश्चन भी एंड हो गया। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई मेरे। अगला क्वेश्चन क्या है उसको हम लोग देखने जा रहे हैं। 2 संख्याओं का अनुपात क्या है, 15-11 के अनुपात में है तो उनका HCF 13 है, तो संख्या ज्ञात करें। कहने का मतलब है कि 2 संख्याएं 15:11 के अनुपात में, 15 और 11 के अनुपात में है। यदि कह रहा है मेरे भाई, यदि उनका HCF 13 है, HCF कितना है, 13 हो तो संख्या ज्ञात करें, तो संख्या बताएं। कहने का मतलब है ये क्वेश्चन ये कहना चाहता है उसका HCF कितना 13 है, 2 संख्याएं हैं
जो 15 और 11 के अनुपात में है और उसका क्या है HCF 13 है, तो वह संख्या ज्ञात करें। ठीक है, यह क्वेश्चन LCM और HCF पार्ट का है। और जब भी ऐसा क्वेश्चन मेरे भाई दिख जाए तो HCF का दो संख्या दिया हुआ है, रेशियो के रूप में दिया हुआ है और एक HCF दिया रहे, तो क्या होता है ना कि दोनों संख्या में HCF से जब हम मल्टीपल करते हैं तो वही उसका वास्तविक संख्या कहलाता है। कहने का मतलब मेरे भाई कि इसका HCF जो है वो आपके सामने दिख रहा बोर्ड के ऊपर, 13 ऑलरेडी क्वेश्चन में चर्चा, और उसमें संख्या का अनुपात पहला संख्या 15 है और दूसरा संख्या 11 है। ठीक है, 11 के अनुपात में। तो याद रहे जब भी HCF दिया रहे और संख्या भी दिया हुआ रहे, संख्या अनुपात में रहे और HCF रियल में दे रखा रहे, तो उस कंडीशन में मेरे भाई कि HCF को जितना भी अनुपात में संख्या है सबसे मल्टीपल करेंगे बारी बारी से। यदि दो संख्या है तो पहला संख्या 13 में 15 से मल्टीपल, 13 में 11 से मल्टीपल, तो वही उसका वास्तविक संख्या आएगा। यानी पहला संख्या बराबर मेरे भाई क्या हो जाएगा 15 गुने 13 हो जाएगा और दूसरा संख्या बराबर मेरे भाई क्या हो जाएगा, दूसरा संख्या बराबर हो जाएगा 11 मल्टीपल 13 हो जाएगा। यही आएगा इसका आंसर। 15 में 15 45 के 5 हाथ बराबर 4, 15 4 19 195 और 15 11 ये हो गया 13 का 13 के 13 1 14। यानी आपका आंसर जो होगा ऑप्शन 195,43 होगा। बात समझ में आया कि नहीं? मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहता हूँ, दो संख्या अनुपात में चर्चा रहे और साथ ही साथ HCF भी दिया हुआ रहे, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो HCF दे रखा होता है सभी अनुपात में बारी बारी से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई जब करेंगे तो वही उसका क्या होगा, रियल संख्या होगा, वास्तविक संख्या होगा। इस तरह से यह क्वेश्चन भी आपके सामने इंड हुआ और यही पहलू को आप एग्जामिनेशन हॉल में, बुक में या कोई भी इंसान आपसे सवाल कर दे तो यही रूल को चलना है। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गया। फिर अब हम लोग अगले क्वेश्चन के पास आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको हम लोग देखने जा रहे हैं। कहता है मेरे भाई कि 2 के पावर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आज के क्लास का, x + 3 इज इक्वल टू 32 हो तो ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है मेरे भाई, क्या ज्ञात करना है, 3 के पावर x + 1 इज इक्वल टू व्हाट। क्या क्वेश्चन है कि 2 के पावर x + 3 इज इक्वल टू 32। ऐसा कंडीशन जब भी आ जाए, घात का पर आधारित जो है ये क्वेश्चन है, तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि किसी तरह से बेस को इक्वल करेंगे। जब बेस इक्वल करेंगे, घात और घातांक का रूल होता है कि पावर ऑलरेडी इक्वल हो जाता है। तो भाई मेरे 2 के पावर x + 3 है इज इक्वल टू, ये 32 जो है यही 2 का कोई ना कोई जो है ऐसा पावर होगा जो ये 32 आता होगा। तो आप पढ़ेंगे कि 2 का 5 जो होता है वो कितना होता है, 32 होता है ना। 2 का 5 कितना होता है, 32। अब यहाँ पर देख रहे हैं मेरे भाई ये दोनों इक्वल हो गया बेस, तो पावर भी क्या होगा, इक्वल होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि x + 3 इज इक्वल टू 5। तो x बराबर जो है 5 - 3 इज कितना आ गया, 2 आ गया। x का वैल्यू कितना आया, 2 आया। आपसे क्वेश्चन मांग रहा है कि 3 के पावर x + 1। अब x का वैल्यू 2 आया तो 2 + 1 यानी 3 का क्यू आ गया और ये आंसर आ गया 3 का क्यू 27। इस मेथड से बनाएंगे, यही बेस पर अगर बनाएंगे तो हम लोग के लिए क्वेश्चन में जान नहीं रहेगा, बिल्कुल आसानी से बना देंगे। लेकिन बेस का मालूमात नहीं रहेगा तो थोड़ा टफ होगा। इस तरह से यह क्वेश्चन भी आज आपके क्लास में एंड हो गया। अब हम लोग अगले क्वेश्चन के पास आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको भी देखते हैं। आप मेरे साथ बिल्कुल बने रहें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें और जो अच्छा लगे चैनल तो ज़रूर मेरे बताएं आप कैसे पढ़ा रहे हूँ मैं। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, क्या क्वेश्चन कहता है कि 10 जो है 2 थीटा 45 डिग्री इज इक्वल टू कह रहा है कॉट 3 थीटा। यदि 2 थीटा और 45 डिग्री और 3 थीटा एक न्यून कोण हो। क्वेश्चन कह रहा है कि 10 2 थीटा 45 डिग्री प्लस कॉट 3 थीटा दिए हुए है, तो इसमें क्वेश्चन आपसे मांग रहा है कि थीटा बराबर व्हाट, थीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, कोण का मान ज्ञात करना है। भाई मेरे 10 2 थीटा प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू कॉट 3 थीटा, तो इसमें थीटा का मान ज्ञात करें। यदि इसमें शर्त दे रखा है कि 2 थीटा प्लस 45 डिग्री जो है एवं जो है साथ क्या है 3 थीटा, ये दोनों जो है वो न्यून कोण है। ये दोनों क्या है, न्यून कोण।
न्यून कोण, न्यून कोण का मतलब ये हुआ मेरे भाई कि 90 डिग्री से छोटा, न्यून कोण का मतलब 90 डिग्री से छोटा को हम लोग न्यून कोण कहते हैं। यहाँ पर वैल्यू निकालना है थीटा का। आप जब 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि ऐसे कंडीशन में हम लोग थीटा का वैल्यू निकालने के लिए जो है ट्रिगो में क्या यूज करते हैं, मेथड यूज करते हैं, वो आपको याद होगा। यदि याद नहीं है तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं मेरे भाई कि इस कंडीशन में क्या होता है कि कोई भी साइन जो होता है, कॉट साइन, कॉट हो गया, साइन हो गया, कॉसेक हो गया, उसको हम लोग हर हाल में बराबर करते हैं। हर हाल में क्या करते हैं, बराबर करते हैं। जब साइन बराबर करते हैं तो उसका थीटा ऑलरेडी बराबर हो जाता है। इतनी बात समझ में आया कि नहीं आया? मैं ये कह रहा हूं कि जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे तो याद रहे मेरे भाई कि हर हाल में आपको साइन को इक्वल बनाना है। साइन जब इक्वल करेंगे तो साइन से लगा थीटा भी इक्वल हो जाएगा। अब देखें यहाँ हम क्या कर सकते हैं, आप मेरे साथ बने रहें भाई मेरे। यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या कि 10 है, ठीक है, 2 थीटा है, 45 डिग्री है। इसको हम छेड़छाड़ नहीं किया, कोई भी एक साइन बदलेंगे। इसको हम कर सकते हैं मेरे भाई 10 90 माइनस 3 थीटा, 10 90 माइनस 3 थीटा। क्यों? क्योंकि 90 और 270 में चेंज हो जाता है। ये ट्रिगो फंक्शन का रूल होता है, वो शायद आपको पढ़ा होगा, याद आ रहा होगा। जब याद आ रहा होगा तो हम लिख सकते हैं 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होगा। यानी इस चेहरा को हम यदि इस चेहरा में लिखते हैं तो मेरा लिखने का तरीका बिल्कुल सही होगा, कोई भी बात नहीं होगा, कोई भी टेंशन नहीं होगा। जब टेंशन नहीं होगा तो आप देख रहे हैं कि 10 यहाँ दोनों का साइन इक्वल है, अब बीच में बराबर का साइन है, तो इससे लगा थीटा भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यानी 2 थीटा 45 डिग्री इज इक्वल टू 90 माइनस 3 थीटा। 90 माइनस क्या हो जाएगा, 3 थीटा। बात समझ में आया कि नहीं आया? मैं ये क्या कह रहा हूँ कि 2 थीटा प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 90 माइनस थीटा हो जाएगा। 10 90 माइनस क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करें मेरे भाई, यहाँ पर आपको क्या करना है, याद रहे यहाँ पर क्या करें, 10 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, कॉट थीटा इक्वल। अब 2 थीटा है, 3 थीटा, 5 थीटा हो गया, 5 थीटा यहाँ पर हो गया। एक मिनट, 10 2 थीटा प्लस 45 डिग्री 10 थीटा, तो यहाँ पर क्या हो गया, थीटा फंक्शन इक्वल हो गया। अब 2 थीटा प्लस 3 थीटा और ये 90 माइनस क्या हो जाएगा, 45 होगा। 2 थीटा और 3 थीटा कितना हो गया, 5 थीटा हो गया। 90 में से 45 गया तो 45 बच गया। थीटा 5 9 45, थीटा का वैल्यू 9 डिग्री। बात समझ में आया कि नहीं आया? एक बार फिर मैंने बताया कि जब भी ऐसा क्वेश्चन से आपका मुलाकात हो जाए एग्जामिनेशन हॉल या बुक हॉल में, तो वहां पर क्या करेंगे, किसी तरह से साइन का इक्वल करने की कोशिश करेंगे। जब साइन इक्वल होगा तो थीटा भी इक्वल होगा। बाकी के खेल जो है कैलकुलेशन का आसानी वे में बना लेंगे, ठीक है। इस तरह से इसका थीटा का मान 9 डिग्री आया। आपका क्वेश्चन का लेवल यही तक रहेगा, इसी तरह का अंदाज में क्वेश्चन आएगा, इससे हट के कुछ भी ना होगा, बशर्ते कि आपको वहां पर अच्छे ढंग से मेहनत करना, अच्छा कंसेप्ट करना, याद रखना और अच्छा प्रैक्टिस करना, ठीक है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन याद करते हैं। एक समबाहु त्रिभुज की अंतः त्रिज्या क्या होगी? कोई एक समबाहु त्रिभुज है, उसकी अंतः त्रिज्या बोल रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देना मैं चाहता हूं मेरे भाई कि ये कंसेप्ट हो। अंतः त्रिज्या का मतलब ये हुआ कि समबाहु त्रिभुज के अंदर में एक वृत्त होता है और इसका क्या हो गया, ये वाला पार्ट हो गया, ये त्रिज्या हो गया, ठीक है, जिसको स्मॉल आर से इंडिकेट करते हैं। और एक जो मैं बता रहा हूँ, एक जो होता है बाह्य त्रिज्या होता है। एक क्या होता है, बाह्य त्रिज्या, जिस तरह से ये रहा। बात समझ में आया कि नहीं आया? ये समबाहु त्रिभुज के अंदर में ये सर्किल दिख रहे हैं और ये समबाहु त्रिभुज के बाहर में सर्किल दिख रहे हैं, इसको हम लोग बाह्य त्रिज्या कहते हैं और इसको कहते हैं अंतः त्रिज्या कहते हैं। इस तरह से रहेगा, ए बी सी, ए और ये बी और ये सी रहेगा, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज में बात किया जाए, समबाहु त्रिभुज में अंतः त्रिज्या के लिए फार्मूला होता है, अंतः त्रिज्या, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अंतः त्रिज्या के लिए फार्मूला होता है ए बटा जो होता है, याद रहे समबाहु त्रिभुज में अंतः त्रिज्या जिसको हम लोग स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, तो समबाहु त्रिभुज में अंतः त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या, दो चीज को आपको याद रखना, बाह्य त्रिज्या, ठीक है, बाह्य त्रिज्या, ये दो फार्मूला को आपको ध्यान में रखना, तभी ऐसा क्वेश्चन बनाएंगे। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की अंतः त्रिज्या क्या होगी यदि प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर हो। इसकी प्रत्येक भुजा जो है वो 6 सेंटीमीटर अंतः त्रिज्या की बात है। मैं आपको एक कंसेप्ट बता दिया, एक पॉइंट बाह्य त्रिज्या भी बता दे रहा हूँ और अंतः त्रिज्या भी बता दे रहा हूँ। इससे क्या होगा कि आपके लिए दोनों कंसेप्ट क्लियर होगा। यदि बाह्य पर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो वो भी बना देंगे और अंतः पर आ जाए तो वो भी बना देंगे। भाई
भाई मेरे अंतः त्रिज्या के लिए फॉर्मूला होता है a/2√3, a/2√3, और a जो होता है यानी भुजा को बताता है, a किसको इंडिकेट कर रहा है, भुजा को। और यहाँ पर होता है बाह्य त्रिज्या जो होता है a/√3 होता है, ए बटा क्या होता है √3। इतनी बात को ध्यान रखें। आपसे क्वेश्चन कहता है कि एक समबाहु त्रिभुज की अंतः त्रिज्या क्या होगी यदि प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर है। एक समबाहु प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर है, ये सब 6 सेंटीमीटर, तो अंतः त्रिज्या के लिए फॉर्मूला हुआ भाई मेरे कि a/2√3 है, और यहाँ पर a का वैल्यू कितना दे रखा, 6 दे रखा, और 2√3 है, ठीक है, द्वितीया कितना 6 यानी 3/√3 आ गया ना। अब √3 को ऑप्शन में इस तरह भी हो सकता है, या ऑप्शन में नीचे में √3 ना रहे तो उस कंडीशन में हम लोग रेशनलाइज कर देंगे √3 से ऊपर नीचे, ठीक है, किसी तरह कोई इफेक्ट ना पहुंचता। अब 3√3 ऊपर में हो गया और नीचे में √3 मल्टीपल √3 तो 3 हो गया, 3 से 3 इंड हो गया, ये आपका आंसर आ गया √3। ये इस तरह से इसका क्वेश्चन आ गया कि इसका अंतः जो त्रिज्या है वो √3 सेंटीमीटर होगा। इससे पता ही चला कि हम लोगों ने दो बात की जानकारी किया, एक अंतः त्रिज्या के मामले में पढ़ा कि अंतः त्रिज्या के लिए फॉर्मूला होता है a/2√3, इसके फिगर को भी हमने समझ गया कि अंतः त्रिज्या समबाहु त्रिभुज के अंदर में सर्किल होता है, इसीलिए उसका अंतः त्रिज्या कहते हैं। अब बाह्य त्रिज्या के लिए a/√3 समबाहु त्रिभुज के बाहर में त्रिज्या होता है, बाहर में वृत्त होता, और उसके त्रिज्या को हम लोग बाह्य त्रिज्या कहते हैं, और उसके लिए फॉर्मूला a/√3 होता है, ठीक है। इसके कंसेप्ट से ये दोनों क्वेश्चन आप समझ गए और अच्छे वे में समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन के पास आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको हम लोग देखने जा रहे हैं, आप मेरे साथ बिल्कुल बने रहें। कहता है कि टेन थीटा बराबर जो है मेरे भाई, टेन थीटा बराबर a/b है। तो आगे क्वेश्चन कहता है कि a sin थीटा प्लस b cos थीटा और a sin थीटा और माइनस b cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट। आइए समझते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन भी ट्रिगोनोमेट्री का है। या क्वेश्चन आपसे यदि एग्जाम में भेंट हो जाए तो हम लोग कैसे बनाएंगे, इसको बनाने का दो तरीका। टेन थीटा के लिए फॉर्मूला हम लोग जानते हैं p/b यानी a/b के रूप में है, यानी p इसका दिए हुए b दिए हुए h निकाल लेंगे, इस रूल से भी चलेंगे। यहाँ पर पुट करेंगे sin θ/p/h cos θ/b/h, तो उस रूल से भी आंसर लाएंगे। लेकिन वहां पर क्या होगा मेरे भाई कि वहां पर आंसर जो लाएंगे तो टाइम ज्यादा होगा, लेकिन आसानी टाइम में कम टाइम में हम कैसे बनाते हैं उसके लिए रूल ये कहता है कि आप जब 10th क्लास में होंगे तो वहां पर पढ़ा होगा अपने बुक में, क्या होता है कि टेन थीटा के लिए फॉर्मूला होता है, टेन थीटा दिया हुआ है a/b दिया हुआ है, और इसके लिए फॉर्मूला होता है मेरे भाई साइन थीटा और बटा क्या दिया हुआ, कॉस थीटा दिया हुआ, ठीक है, बटा बराबर a/b। बात समझ में आया। मैं ये क्या कहना चाहता हूं कि टेन थीटा के लिए साइन और कॉस में फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। आपसे जो क्वेश्चन का चेहरा है वो साइन और कॉस के रूप में है। यदि हम टेन को साइन और कॉस के रूप में कन्वर्ट कर दें तो साइन थीटा का वैल्यू यहां से प्राप्त हो गया मेरे भाई, साइन थीटा का वैल्यू प्राप्त हो गया a प्राप्त हो गया, और कॉस थीटा का वैल्यू प्राप्त हो गया b हो गया। अब कुछ भी ना करना, जो आपसे फंक्शन मांग रहा है उसमें इसको पुट कर देना। a है तो साइन थीटा का वैल्यू कितना a हो गया मेरे भाई, और b है तो b कॉस थीटा का वैल्यू b हो गया, और उसी तरह से a है तो साइन थीटा का a हो गया, b है तो कॉस थीटा का वैल्यू b हो गया। a मल्टीपल करेंगे तो a स्क्वायर, b मल्टीपल करेंगे तो b स्क्वायर, a मल्टीपल करेंगे तो a बीच में साइन ऊपर प्लस का नीचे माइनस का, और a स्क्वायर ये हो गया और माइनस b स्क्वायर हो गया। यही इसका ऑप्शन होगा, यही इसका आंसर होगा। आसानी रूप में बना लें। लेकिन देखें आप इस प्रोसेस को जब हम लोगों ने बनाया, क्वेश्चन का क्या मांग रहा वो चाहिए मेन देखना, क्या मांग रहा है और आप कैसे उसको देते हैं, वो चीज़ मैथ के क्षेत्र में काफ़ी मतलब एक इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है। यही चीज़ को आपको समझना और यही चीज़ को आपको क्वेश्चन से बाहर निकालना। यदि ये चीज़ आपको आ गया तो आसानी वे में हर मैथ को आप बना देंगे। तो इस तरह से इसका आंसर आया, ऑप्शन के हिसाब से देख लेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इस तरह से ये क्वेश्चन भी इंड हो गया। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन के पास आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 गुना। भाई मेरे एक आयत है, बाई फिगर मैं समझा दे रहा हूँ, ये हो गया चौड़ाई और ये हो गया लंबाई। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 गुना है। भाई मेरे यदि चौड़ाई को हम लोग b से डिनोट करते हैं, x है, तो लंबाई कितना हो जाएगा, इसका 3x हो जाएगा,
ऑलरेडी क्वेश्चन में ये चर्चा है कि एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 गुना है। चौड़ाई x है तो लंबाई कितना हो गया 3x है। अब उसमें क्या दे रखा है कि उसकी 3 गुना है। यदि उसकी विकर्ण की लंबाई 8√10 तो विकर्ण इस तरह से होता है। यहाँ पर इसका लंबाई जो है 8√10 है। इसका नाम ए है, बी है और सी है और डी है। इस तरह से आप देखें, याद रहे कि जब आयत में विकर्ण दे रखा हो तो उसमें क्या होगा कि लंब और आधार के सहायता से हम लोग जो होते हैं कि समकोण त्रिभुज को से चलते हैं आगे की ओर। भाई मेरे जानते हैं आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री पर होता है। जब ये 90 डिग्री पर होगा, जब इसका चौड़ाई के रूप में देखें तो ये क्या आया x आया, और इसका लंबाई के रूप में देख रहे हैं तो ये पूरा क्या आ रहा 3x आ रहा। अब ये समकोण त्रिभुज जब हम बात करते हैं मेरे भाई, समकोण त्रिभुज DCB में कर चलते हैं तो हम देखते हैं कि कर्ण का वैल्यू जो दे रखा है, कर्ण का मान जो है BD है = 8√10 है ना। और उसके बाद जो आधार है, जब आधार जाते हैं तो आधार का मतलब हो गया मेरे भाई कि BC की बात कर रहा, आधार क्या BC = 3x है ना। और लंब की बात करते हैं तो लंब का बोले तो यानी CD हो गया या DC हो गया = x है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय, वहाँ पर पाइथागोरस करने से कि कर्ण स्क्वायर के लिए फॉर्मूला होता है। क्या होता है, कर्ण स्क्वायर के लिए फॉर्मूला होता है कि लंब का स्क्वायर अब प्लस जो होता है मेरे भाई आधार का स्क्वायर। अब कर्ण का स्क्वायर है 8√10 है, इसका स्क्वायर हो गया। लंब का स्क्वायर कितना है आपके सामने, x का स्क्वायर, और आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर कितना है, यहाँ पर लंब ये x² और आधार इसका 3x² यानी 3x का स्क्वायर। इतना कर देंगे। इतनी बात तो समझ में आ गया। मुझे उम्मीद है कि यह अरेंजमेंट को आप समझ गए होंगे। आप जानते हैं कि जो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है, लेकिन लंबाई चौड़ाई का चर्चा नहीं था, सिर्फ वहाँ पर क्या था कि उसके विकर्ण को दिया हुआ था। अब लंबाई जो है चौड़ाई का 3 गुना होता है, उसके रिस्पेक्ट में मैंने माना। अब मानते हुए विकर्ण के सहायता से पाइथागोरस प्रमेय से हम जा रहे हैं उसके लंबाई को और चौड़ाई को रियल में लाने के लिए। तो यहाँ पर 8 यानी 64 गुने 10 हो गया, यहाँ पर इस तरह से 64 हो गया, 10 हो गया। क्यों, 8 का स्क्वायर 64 और √10 का तो क्या हो गया 10 हो गया, x² हो गया। अब प्लस 3 का स्क्वायर 9x² हो गया। इस तरह से 10x² इधर हो गया और 64 × 10 हो गया, 10 से 10 इंड हो गया, x² = 64 हो गया तो x = 8 आ गया। x का वैल्यू क्या आ गया 8। तो 8 आपने क्या माना है, चौड़ाई बराबर 8 आ गया, तो लंबाई बराबर क्या होगा 8 गुने 3। 8 गुने 3 का मतलब 24 हो गया, है ना। अब आगे ये क्वेश्चन कहता है कि इसकी परिधि क्या होगी। इसकी परिधि बराबर जो है वाट। तो परिधि के लिए जानते हैं मेरे भाई 2 × L + B होता है, 2 × L + B। अब 2 हो गया, L का वैल्यू कितना आया, L का वैल्यू आया 24 आया, हम 24 पुट कर देंगे। और B का वैल्यू कितना आया मेरे भाई 8 आया, ठीक है। तो 2 × 24 8 कितना हो गया 32, यानी इसका जो परिधि होगा 64 सेंटीमीटर। 64 सेंटीमीटर या मीटर कुछ भी हो, यूनिट में वो यूनिट होगा, ठीक है। इस तरह से ये भी क्वेश्चन आपके सामने इंड हुआ। और जो है आज के क्लास में मैंने काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, जो वन लाइनर क्वेश्चन था, लेकिन आपके लिए समझने के लिए, समझो एग्जामिनेशन हॉल के लिए यही क्वेश्चन का बेस अच्छा है। और जो है मतलब समझिए काफ़ी है। यदि ऐसे क्वेश्चन को आप अच्छे वे में समझ जाते हैं तो फिर आसानी वे में आप बिहार पुलिस एग्जाम हो या कोई भी अदर फील्ड का एग्जाम हो, उसमें मैथ के कुछ क्षेत्र कुछ चीज़ को आप डील कर देंगे, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। यदि आज का क्लास आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके शेयर करके मुझे ज़रूर बताएं। और आज के क्लास के लिए बाय। फिर हम लोग कल मिलेंगे एक नए पैटर्न के लिए। तब तक के लिए पूरी ईमानदारी से आप अपने काम को करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। बाय।